सालाना $2 मिलियन यानी लगभग 30 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है सिर्फ इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए। क्या आप में इस काम को करने की हिम्मत है? इसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा जो हर वक्त आप पर अपना हुक्म चलाए। काम करते हुए जब भी आपका मन हुआ तब आप आराम कर सकते हैं, जब चाहें सो सकते हैं, उठ सकते हैं और फिशिंग का मजा भी ले सकते हैं। आपका काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइट हाउस की ऊपरी लाइट हमेशा सही तरीके से जलती रहे। बस आपको सिर्फ इतना सा काम करना है और इसके लिए आपको 30 करोड़ तक की सैलरी मिल सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहीं तक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है, क्योंकि यह लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच स्थित है। अब आप में से काफी लोग इस जॉब में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे होंगे, पर जरा रुकिए, यह भी जान लीजिए कि वहाँ कोई भी आपके साथ बात करने वाला नहीं होगा। चारों तरफ सिर्फ अकेलापन होगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं, जिनकी लहरें कई मीटर ऊंचाई तक उठती हैं और सीधे टावर से टकराती हैं। इस जॉब में जान का जोखिम भी है। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक रेस्क्यू मिशन के दौरान ली गई थी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर इन तूफानी लहरों ने लाइट हाउस को पूरी तरह ढक लिया होता तो उसकी जान पर भी खतरा मंडरा सकता था। अब ये सब जानने के बाद भी क्या आपके पास इस नौकरी को करने की हिम्मत है? इस अजीबोगरीब नौकरी के बारे में सुनकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया और क्यों जरूरी है कि इसकी रोशनी हर वक्त जलती रहे। इसके लिए हमें जानना होगा कि लाइट हाउस का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी है प्राचीन समय की, जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए न तो सड़कें थीं और न ही कोई वाहन। उस समय लंबी दूरी के सफर के लिए सबसे बेहतरीन तरीका था समुद्र मार्ग। एक नाविक था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। वह एक बेहतरीन सेलर के रूप में मशहूर था और अपने खतरनाक और जोखिम भरे समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके साथ एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुराने समय में जहाज लकड़ी के हुआ करते थे और एक रात कैप्टन मार्सिया एक बेहद अंधेरे समुद्री इलाके से गुजर रहे थे। वहां पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जिनसे उनका जहाज टकरा गया। जहाज में छेद हो गया, वह पलट गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्सिया ने सोचा कि इस समस्या का जरूर कोई समाधान होना चाहिए जो इस तरह के खतरे से पहले ही आगाह कर सके। अब यह तो एक समस्या थी, लेकिन दूसरी समस्या और भी बड़ी थी। हम सभी जानते हैं कि महासागर कितना विशाल होता है, और अगर बात करें प्रशांत महासागर की तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर हम पूरी दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों के लैंड एरिया को एक साथ जोड़ दें तो भी पैसिफिक महासागर उनसे बड़ा निकलेगा। या फिर अगर हम उस क्षेत्र में 5 चंद्रमाओं को भी रख दें तो भी पैसिफिक उससे बड़ा ही रहेगा। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह कितना विशाल महासागर है। पुराने समय में जब नाविक इस अनंत पानी में सफर किया करते थे तो उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और किस दिशा में है। उस समय नेविगेशन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती थी। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो था नहीं जो उन्हें रास्ता दिखा सके। आज के दौर में हम कभी कभी गूगल मैप्स पर रास्ता देखते हुए भी रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। तो जरा सोचिए कि उस समय के नाविकों के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। उन्हें अपनी दिशा और रास्ता सूरज की मदद से तय करना पड़ता था। उन दिनों नाविकों को सितारों के आधार पर दिशा का अनुमान लगाना पड़ता था और शुरुआती नेविगेशन टूल्स भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थे। इस अनंत महासागर को पार करना एक बड़ी चुनौती थी और नेविगेशन से जुड़ी दिक्कतों ने कई और समस्याएं खड़ी कर दी थी। ऐसा ही एक वाकया कैप्टन एलेक्स के साथ हुआ। प्राचीन समय में कैप्टन एलेक्स अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन को पार कर रहे थे, लेकिन रात के समय अचानक आसमान बादलों से घिर गया, जिसके कारण सितारे दिखने बंद हो गए और वे अपने रास्ते का अंदाजा नहीं लगा सके। तभी इस क्षेत्र में एक भयंकर तूफान आया जिसने उन्हें पूरी तरह से दिशा से भटका दिया। जब सुबह हुई तो उन्होंने खुद को अन्न तक फैले समुद्र के बीचों बीच भटके हुए पाया। स्थिति और भी गंभीर तब हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास न तो खाने का कुछ बचा है और न ही पीने का पानी। भूख और प्यास से क्रू की हालत बिगड़ने लगी। जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, जिसे पीना इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए चारों ओर पानी से घिरे होने के बावजूद भी वे प्यासे थे। इस भयंकर स्थिति के कारण कई क्रू मेंबर्स अपनी जान गंवा बैठे। कैप्टन को बहुत मेहनत के बाद एक जमीनी एरिया मिला और अंततः वे वहां रुक गए। अब दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाने का समय आ गया था। यह घटना इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के किनारे स्थित प्राचीन शहर अलेक्जेंड्रिया की थी। उस समय वहां का शासक था टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। उस समय यह शहर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, लेकिन इस साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या उसकी भौगोलिक स्थिति थी।
यदि आप इस तस्वीर पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि शहर के किनारे जाने के लिए जहाजों को यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके चारों ओर कई चट्टानें थीं। जब व्यापारिक जहाज रात के समय इस स्थान से तेजी से गुजरते थे तो वे पानी के नीचे की धारदार चट्टानों से टकरा जाते थे। इससे जहाज डूब जाते थे और उनका सामान भी नष्ट हो जाता था, जिससे साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए किंग टॉलमी ने उस समय के विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट सोस्ट्राटस ऑफ सिनिडस को बुलवाया और उनसे मदद मांगी। टॉलेमी ने उन्हें अपने साम्राज्य की समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने को कहा। उन्होंने एक बेहतरीन योजना बनाई, एक विशाल रोशनी वाला मीनार बनाना जो जहाजों को सुरक्षित दिशा में मार्गदर्शन करने के साथ साथ उन्हें समुद्र के नीचे छिपे संभावित खतरों से भी सावधान करेगा। उसके बाद सोस्ट्राटस ऑफ सिनाइडस ने इस मीनार को बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो संरचना वे बना रहे हैं वह प्राचीन दुनिया की एक महान इंजीनियरिंग उपलब्धि बनने जा रही है, द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यह लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया के तट पर एक द्वीप पर स्थित था और इसकी ऊंचाई 304 फीट थी। इसे सफेद मार्बल से बनाया गया था। लाइट हाउस के टॉप पर एक बड़ी आग को जलाया गया था जिसे लगातार तेल और लकड़ी की आपूर्ति मिलती रहती थी। इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया और इसका आकर्षण केवल इसके आकार के कारण नहीं था बल्कि इसके अद्भुत डिजाइन के लिए भी था। सोस्ट्राटस ऑफ सिनाइडस ने लाइट को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए दर्पण और लेंस का एक सिस्टम स्थापित किया जिससे इसकी रोशनी मीलों दूर के जहाजों तक पहुंच सकती थी। जैसे ही लाइट हाउस का निर्माण पूरा हुआ, दूर दूर के नाविकों ने राहत की सांस ली। अब नाविकों को अलेक्जेंड्रिया के पास की पत्थरीली जलधारा को नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस प्रकार यह दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सुरक्षा के प्रतीक के रूप में उभरा। यह नाविकों के लिए एक भरोसेमंद मार्गदर्शक बना और इसी से लाइट हाउस का विचार धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। शुरुआत में लाइट हाउस समुद्र के किनारों पर बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, समुद्र के व्यस्त मार्गों पर जहां चट्टानें पानी के निकट थीं और जहाजों के लिए खतरा बन सकती थीं, वहां भी लाइट हाउस का निर्माण शुरू हुआ। इसलिए आज के समय में समुद्र के बीचों बीच विभिन्न स्थानों पर लाइट हाउस देखने को मिलते हैं। पहले इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन आग लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि इसे लकड़ी, तेल और कोयला की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती थी। इसके बाद मोमबत्तियां, गैस लैंप और ऑयल लैंप का उपयोग किया जाने लगा। हालांकि इनकी रोशनी भी इतनी तेज नहीं होती थी। इसके बाद आविष्कार होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। इसने लाइट हाउस में एक रेवोल्यूशन ला दिया। धीरे धीरे सभी लाइट हाउस इलेक्ट्रिक बल्ब की ओर शिफ्ट होने लगे क्योंकि उनकी रोशनी अधिक होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बल्ब की रोशनी को मिलो दूर तक आखिर कैसे पहुंचाया जाता था, तो इसका जवाब है लेंसेज या रिफ्लेक्टर्स से। शुरू में इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था। हालांकि उस समय के इंजीनियर्स ने पाया कि यदि लेंस को लाइट के सामने रखा जाए तो रोशनी को और अधिक फोकस किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या थी, जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम रोशनी उपलब्ध होगी। तभी फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर ने एक शानदार समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने लेंस को पतला किया और इसके डिजाइन को इस तरह से बनाया कि सारी रोशनी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो सके। लेंस की इस डिजाइन को फ्रेस्नेल लेंसेज का नाम दिया गया। इस तकनीक से फैली हुई रोशनी को एक निश्चित दिशा में भेजना संभव हो गया। आजकल अधिकांश लाइट हाउस में फ्रेस्नेल लेंसेज का उपयोग किया जाता है। इस इनोवेशन ने लाइट हाउस को पूरी तरह से बदल दिया और अब उनकी रोशनी को मीलों दूर से देखा जा सकता था। इस प्रकार इन लाइट हाउस की सहायता से जहाजों को खतरों का पता आसानी से चल जाता था। तो जो जॉब मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी, जिसमें आपको लाइट हाउस में रहने के लिए 30 करोड़ रुपए मिलते हैं, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइट जलती रहे। क्या आप अब भी इस काम के लिए इच्छुक हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब इस लाइट हाउस के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इसका नाम ला जुमेंट लाइट हाउस है। यह लाइट हाउस अटलांटिक महासागर में फ्रांस के ब्रेटन तट पर स्थित है। 1996 में इस जगह पर एक भयंकर समुद्री घटना हुई थी जिसमें कई नाविक मारे गए थे। इसी घटना के बाद यहाँ पर लाइट हाउस बनने का काम शुरू हुआ ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। यह निर्माण इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है क्योंकि इसे ऐसी जगह पर खड़ा किया गया जहां समुद्र की लहरें अक्सर 30 मीटर तक ऊंची उठती हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग का यह चमत्कार आखिर कुदरत के सामने कितने समय तक टिक पाता है,
क्योंकि इतिहास गवाह है कि अंतिम में जीत तो कुदरत की ही होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाइटैनिक शिप। इसके इंजीनियर्स ने टाइटैनिक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया, लेकिन फिर भी टाइटैनिक कुदरत के सामने नहीं टिक पाया। अगर आप टाइटैनिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।